ये कहानी हमारे उन महावीरों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुदिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उदान। मैं समय हूं और मैं कारगिल की उन चोटियों पर हुए भीषण महासंग्राम का साक्षी हूं। मैं गवाह हूं पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों का, जिसने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर हमारी पर्वतीय श्रृंखलाओं पर कब्जा करने का दुस्साहस किया। साथ ही मैं प्रमाण हूं उस सदैव विजयी बटालियन के पराक्रम का जो मानवीय शक्ति से परे था। मैं गवाह हूं उस शौर्य का जिसने विपरीत परिस्थितियों में युद्ध कौशल का नया अध्याय लिखा। आइए मैं आपको ले चलता हूं कारगिल की उस रणभूमि में जहां इतिहास रचा गया, और इस इतिहास का सूत्रधार थी द्वितीय राजपूताना राइफल्स। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने मित्रता की आड़ में अपने सैनिकों को जिहादी जामा पहनाकर एलओसी पार भारत की सीमा में भेज दिया। उनकी नजर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली कड़ी को तोड़ने पर थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने धोखे से द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिजलाइन, काकसर, कारगिल, बटालिक, चोरबाटला और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर कब्जा जमा लिया था। द्रास क्षेत्र में हुई ये घुसपैठ और भी महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि दुश्मन ने टाइगर हिल, पॉइंट 5100, 4700, 5140 और तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अल्फा से मात्र 4 किलोमीटर दूर था। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वे लगातार आर्टिलरी फायर से राजमार्ग को प्रभावित कर रहे थे। इसी कारण 17 मई 1999 को 8 माउंटेन डिवीजन को मेजर जनरल मोहिंदर पुरी की कमान में इस घुसपैठ को नाकाम करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान 2 राजरिफ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंक विरोधी अभियानों में तैनात थी। दुश्मन के गतिरोध और हालात की गंभीरता को देखते हुए 2 राजरिफ को तुरंत ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल में तैनात होने का आदेश मिला। मई के महीने में जंगलों में एम्बुश लगा के बैठे थे तो सुबह करीब 4 बजे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एम.बी. रविन्द्रनाथ का रेडियो सेट पे मैसेज आता है और वो कहते हैं कि अपने सारे एम्बुशेस क्लोज करके जल्दी से जल्दी अपने कंपनी में पहुंचिए। जब एक दूसरे से बातचीत की ऑफिसर्स के बीच में तो ज्ञात हुआ कि हमारी पलटन नियुक्त हुई है कि हम द्रास और कारगिल की तरफ जाएंगे। उस समय बटालियन में केवल 11 अधिकारी थे, जिनमें से 4 की सेवा 4 महीने से भी कम थी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। जब हम ग्वालियर से चले थे तकरीबन तब हम लोग 12 अफसर थे, लेकिन लड़ाई के दौरान तकरीबन एग्जैक्टली 10 ऑफिसर्स हाजिर थे। उन 10 में से 4 बिल्कुल ग्रीन ऑन थे, जो तकरीबन 6 महीने की से भी कम सर्विस थी। उस समय तक न तो बटालियन पूरी तरह से एक्लेमेटाइज थी और न ही उसे दुश्मन द्वारा कब्जे वाले इलाके की कोई जानकारी थी। 29 मई 1999 को 2 राजरिफ सोनमर्ग पहुंची। सोनमर्ग पहुंचे तो वहाँ पे तरह तरह की अफवाहें उड़ती थी। किसी को कुछ क्लियर नहीं था इनिशियली जब हम पहुंचे वहाँ पे, और तो सीओ साहब ने ये एक तरह से हम सबको इंगेज करने के लिए ये टास्क दिया कि जितने भी आसपास की पहाड़ियाँ इन सबको आप लोग
एक्लेमेटाइज होने के लिए इन पे चढ़ाई करें, पहाड़ियों पे जो चढ़ें। बटालियन ने एक्लेमेटाइजेशन के दौरान सब यूनिट स्तर के हमलों का भी अभ्यास किया। 1 जून 1999 को 2 राजरिफ ने कर्नल रविंद्रनाथ की अगुवाई में द्रास पहुंचकर GOC 8 माउंटेन डिवीजन को रिपोर्ट किया। जल्द ही द्रास की घाटी बटालियन के अद्भुत साहस और सक्षम नेतृत्व का गवाह बनी, जिसने ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना को पहली जीत दिलाई। 3 जून 1999 को 2 राजरिफ को 56 माउंटेन ब्रिगेड के नेतृत्व में तोलोलिंग पर हमला करने का जिम्मा सौंपा गया। Rajrif was the battalion which first arrived on the scene, and they were given the task to capture Tololing. यही द्रास की घाटी को अपने साए में दबोचे समंदर से 16,000 फीट ऊपर स्थित है तोलोलिंग। इस चोटी के सामरिक महत्व को देखते हुए पाकिस्तान हर हाल में इसको सुरक्षित रखना चाहता था। साथ ही वह इस गलतफहमी में था कि तोलोलिंग अविजेय है। जैसे ही बटालियन को यह मिशन मिला, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रनाथ ने विस्तृत रैकी का निर्देश दिया और कंपनी कमांडर्स को अपने अपने हमले की योजना बनाने का कार्य सौंपा। बटालियन के अंतिम हमले की योजना के अनुसार डेल्टा कंपनी को मेजर मोहित सक्सेना के नेतृत्व में दक्षिण पश्चिम दिशा से पॉइंट 4590 पर हमला करने का आदेश दिया गया, जबकि अल्फा कंपनी को रिजर्व के रूप में रखा गया। चार्ली कंपनी को मेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में दक्षिण पूर्व दिशा से तोलोलिंग टॉप पर हमला करने का कार्य सौंपा। ब्रावो कंपनी को इस हमले के लिए रिजर्व में रखा गया। दुश्मन को चौंकाने के लिए दोनों हमलों के बीच 1 घंटे का अंतर रखा गया। हमले की तैयारी के तहत क्वार्टर मास्टर मेजर भंवर सिंह राठौड़ ने फायर बेस में एमिनिशन को डंप करने का महत्वपूर्ण कार्य बखूबी अंजाम दिया। 11 जून 1999 को जाटों और राजपूतों की ये पलटन अपने लहू से एक नए इतिहास को लिखने के लिए तैयार थी। हमले पर जाने से पहले अपने चाहने वालों के लिए चिट्ठियां लिखी गईं। करणी माता का आशीर्वाद लिया गया और पारंपरिक आरती की गई। यही श्रद्धा, आस्था और पूर्ण विश्वास तोलोलिंग पर बैठे दुश्मन के लिए घातक साबित होने जा रहा था। तब कमान अधिकारी कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने अंतिम संबोधन में कहा, मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुम चाहते थे, अब तुम मुझे वो दो जो मैं चाहता हूं। सूबेदार भंवर लाल ने उत्तर दिया, साहब सुबह की चाय हम आपको तोलोलिंग टॉप पर पिलाएंगे। ये सुनते ही पूरी द्रास घाटी राजा रामचंद्र की जय जयकार से गूंज उठी। 12 जून को शाम 5:30 बजे आर्टिलरी की बोफोर्स गन्स ने तोलोलिंग रिज लाइन पर भारी गोलाबारी का आगाज किया। बोफोर्स गन्स का पहली बार डायरेक्ट फायरिंग में उपयोग हो रहा था और ये भारी गोलाबारी जवानों में अलग ही ऊर्जा का संचार कर रही थी। हमले से पहले कैप्टन कैंगरूसी ने अपनी घातक प्लेटून के साथ तोलोलिंग टॉप के पीछे से प्रवेश करके एरिया सैडल में ब्लॉक स्थापित किया। रात के लगभग 8:30 बजे डेल्टा कंपनी ने हमले के लिए फर्म बेस में अपने आप को सुनियोजित किया और पॉइंट 4590 की ओर मार्च करना शुरू किया। उनकी मूवमेंट को कवर करने के लिए मेजर संदीप बजाज की कमान में फायर बेस से दुश्मन के इलाके में लगातार फायर किया जा रहा था। 4590 की तरफ जब हम अग्रसर कर रहे थे तो एक पॉइंट था जहां से दुश्मन का हेवी मशीन गन का फायर आ रहा था और वो हमको एडवांस नहीं करने दे रहा। उस टाइम हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया को टास्क दिया गया था कि वो बगल में एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर वो अपना LMG डिप्लॉय करें और किसी तरह उस हैवी मशीन गन को इंगेज करें ताकि हमारा एडवांस अग्रसर हो सके। बड़ी खूबी से, बड़ी बहादुरी से और चतुराई से हवलदार सुल्तान सिंह क्रॉल करके उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की और वहाँ पर जाके उन्होंने LMG डिप्लॉय की और LMG डिप्लॉय करते ही उन्होंने उस HMG की तरफ फायर करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो पिन पॉइंट फायर दुश्मन की हैवी मशीन गन का आ रहा था हमारी तरफ रुक गया और हमारी कंपनी का एडवांस आगे जाहिर हो पाया। लेकिन इस कार्रवाई में उन्होंने और जो दुश्मन का HMG पोजीशन थी उसमें एक भारी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसी फायर एक्सचेंज में हवलदार सुल्तान सिंह शहीद हो गए। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद कंपनी पॉइंट 4590 के निकट पहुंच गई। रात लगभग 9:30 बजे
चार्ली कंपनी ने 2 प्लाटूनों के साथ दुश्मन के एरिया फ्लैट और तोलोलिंग टॉप पर हमला किया। दुश्मन लगातार इस कंपनी पर भारी फायर कर रहा था, लेकिन चार्ली कंपनी के जवान बिना रुके और झुके एक अंधेरे साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। रात 10:30 बजे सूबेदार धर्मवीर की प्लाटून ने दुश्मन से लोहा लेते हुए एरिया फ्लैट पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद तोलोलिंग टॉप से भारी फायर उन पर किया गया। लेफ्टिनेंट तोमर, जो दूसरी प्लाटून के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनका रास्ता बर्फीली दीवार ने रोक दिया। कोई और चारा न देख सूबेदार भंवरलाल ने अपने बडी और 2 स्काउट्स राइफलमैन हरिंदर एवं लांस नायक बचन के साथ एरिया फ्लैट एवं टॉप के बीच से दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़ते हुए तोलोलिंग टॉप पर मौजूद पहले बंकर के निकट पहुंच गए और अपनी जान की परवाह किए बिना बंकर पर धावा बोल दिया। जवाब में दुश्मन ने HMG सहित अन्य स्वचालित हथियारों से फायर शुरू कर दिया, जिसमें सूबेदार भंवरलाल और लांस नायक बचन शहीद हो गए, जबकि राइफलमैन हरिंदर बुरी तरह घायल हो गए। रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन पलटन को कोई विशेष सफलता अभी तक नहीं मिली थी। कोई और चारा न देख मेजर गुप्ता ने हवलदार दिगिंदर के साथ मिलकर तोलोलिंग टॉप पर पूर्व की दिशा से हमले की योजना बनाई। उन्होंने रिजर्व प्लाटून के साथ तोलोलिंग टॉप पर पूर्व दिशा से आक्रमण किया। मेजर गुप्ता ने अपने स्काउट्स नायक सुरेंद्र, राइफलमैन आशीष और हवलदार दिगिंदर के साथ दुश्मन के बंकर के निकट पहुंचकर धावा बोल दिया। दुश्मन ने अपनी HMG और अन्य स्वचालित हथियारों का फायर खोल दिया। नायक सुरेंद्र और राइफलमैन आशीष उस फायरिंग की चपेट में आ गए, लेकिन मेजर गुप्ता और हवलदार दिगिंदर बंकर तक पहुंचने में सफल हो गए और वहां मौजूद दुश्मनों को मौत के घाट उतार कर बंकर पर कब्जा कर लिया। बंकर पर कब्जा पाने के बाद कंपनी का मनोबल बढ़ गया, लेकिन उन्हें मिला कार्य अभी भी अधूरा था। उन्होंने तुरंत सूबेदार सुमेर सिंह को अपने सेक्शन के साथ दुश्मन के बंकर की ओर बढ़ने के लिए कहा, लेकिन कवर फायर देने के लिए LMG का एम्यूनेशन पर्याप्त नहीं था। इसी मौके पर CHM यशवीर सिंह, जो उस लड़ाई के लिए केवल ग्रेनेड अपने साथ लाए थे, LMG की मैगजीन लेकर पहुंचे। उन्होंने दुश्मन के बंकर पर लगातार ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, जिससे दुश्मन दबाव में आ गया, लेकिन इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए CHM यशवीर दुश्मन की गोली का शिकार हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से डेल्टा कंपनी का हमला दुश्मन पर जारी था। सुबह होने में मात्र कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन दुश्मन अभी भी यूनिट की गिरफ्त से काफी दूर था। CO कर्नल रविंद्रनाथ ने मेजर बजाज से परामर्श करने के बाद डेल्टा कंपनी को बर्बाद बंकर और उसकी रिजर्व अल्फा कंपनी को पॉइंट 4590 पर हमला करने का कार्य सौंपा। अल्फा कंपनी मेजर आचार्य के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ी और पॉइंट 4590 पर हमला कर दिया। दोनों कंपनियों के एक साथ हमले से दुश्मन सहम गया। इसी दौरान मेजर गुप्ता ने सूबेदार सुमेर सिंह के सेक्शन के साथ दुश्मन के अगले बंकर पर हमला किया। एक बार फिर मेजर गुप्ता और हवलदार दिगिंदर अपने स्काउट्स नायक चमन और हंस नायक जसवीर के साथ दुश्मन के बंकर की ओर बढ़े। बंकर मात्र 50 मीटर दूर था, लेकिन दुश्मन ने वहां HMG तैनात कर रखा था। मेजर गुप्ता ने सूबेदार सुमेर सिंह को अस्थायी फायर बेस बनाने के आदेश दिए ताकि दुश्मन को पिन डाउन किया जा सके। जैसे ही हमला करते हुए सैनिक बंकर की तरफ बढ़े, सूबेदार सुमेर सिंह दुश्मन की एक गोली का शिकार हो गए। हमलावर दस्ता मुश्किल से 30 मीटर आगे बढ़ा था और नायक चमन भी दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। मेजर गुप्ता और हवलदार दिगिंदर और नायक जसवीर के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और उन्होंने अपने आप को दुश्मन के बंकर पर झोंक दिया। फर्स्ट बैंकर को बर्बाद करने के बाद में जैसे ही मैं और जसवीर और गुप्ता साहब आगे तरफ बढ़ते हैं, तो फर्स्ट बैंकर के अंदर जैसे मैं जाता हूं तो उसके अंदर मेरा हाथ ऐसे आता है तो दुश्मन के HMG को पकड़ के बाहर अंदर से उसको बाहर खींचता हूं। उसने फायर कर दिया तो मेरे गोली लगी और उसी टाइम मतलब जसवीर के गोली लगी और गुप्ता साहब के गोली लगी। जब सपोर्टिंग दस्ता बंकर में पहुंचा तो उन्होंने पाया कि बंकर में मौजूद सभी दुश्मन मारे जा चुके थे, लेकिन इस युद्ध के महानायक मेजर विवेक गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दूसरी तरफ डेल्टा कंपनी ने अपने लगातार हमलों से बर्बाद बंकर पर
लगभग सुबह के 3:30 बजे कब्जा जमा लिया था और दूसरी ओर अल्फा कंपनी का 2 पक्षीय हमला पॉइंट 4590 पर जारी था। दुश्मन के लिए तोलोलिंग टॉप पर कब्जा जमाए रखना बेहद जरूरी था, जिसके चलते उन्होंने अपने सैनिकों को पॉइंट 4590 से हटाकर तोलोलिंग टॉप की रक्षा के लिए तैनात किया। इसका फायदा उठाते हुए मेजर आचार्य ने अपनी कंपनी 2IC लेफ्टिनेंट थापर के साथ मिलकर राजा रामचंद्र की जय घोष के साथ एक अंतिम हमला बोला, जिसके चलते दुश्मन भाग खड़ा हुआ और पॉइंट 4590 एवं बर्बाद बंकर पर बहादुर राजपूतों का कब्जा हो गया। हालांकि तोलोलिंग टॉप पर लड़ाई अभी भी जारी थी। लेफ्टिनेंट तोमर ने सूबेदार राजेंद्र के साथ मिलकर बचे हुए बंकरों पर बहादुरी और जोश के साथ हमला बोला। सीओ कर्नल रविंद्रनाथ ने मौके की नजाकत को समझते हुए ब्रावो कंपनी को लेफ्टिनेंट रौतेला के नेतृत्व में तोलोलिंग टॉप पर चार्ली कंपनी की मदद के लिए भेज दिया। दोनों कंपनियों के बीच फंसा दुश्मन इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भाग खड़ा हुआ। सुबह के 5:30 बजे तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स 2 राजरिफ के कदमों में था। कर्नल रविंद्रनाथ तुरंत तोलोलिंग टॉप पर पहुंचे और 56 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर को रेडियो सेट पर संदेश दिया, सर, आई एम ऑन तोलोलिंग टॉप। ये जीत इस ऑपरेशन विजय में मिलने वाली पहली जीत थी। इस युद्ध में बटालियन के 1 अधिकारी, 2 जेसीओज और 7 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तोलोलिंग टॉप पर चाय तो जरूर पिलाई गई, लेकिन उस चाय का मेजबान शहीद हो गया था। 2 राजरिफ ने राष्ट्र को एक बार फिर अपनी अजेयता का प्रमाण दे दिया। तोलोलिंग पर मिली इस जीत ने कारगिल युद्ध को एक निर्णायक मोड़ देते हुए आगे मिलने वाली सफलताओं का रास्ता खोल दिया। पल्टन को पुनः 21 जून 1999 को 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने का जिम्मा दिया गया। इसी के चलते पल्टन ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाते हुए तोलोलिंग से भी दुर्गम 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स पर 28 जून की रात को जीत का परचम फहराया। पल्टन को इस पूरे युद्ध में 4 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 10 सेना मेडल, 1 मेंशन इन डिस्पैच, 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और 2 GOC इन सी कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। पल्टन के इस अद्भुत साहस को देखते हुए तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक ने सभी औपचारिकताओं को तोड़ते हुए यूनिट को त्वरित प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की और पल्टन ऑफ विजय में ये प्रशंसा पत्र पाने वाली पहली पल्टन बनी। परंतु हर जीत की एक कीमत चुकानी पड़ती है और यह कीमत अदा होती है अपने बलिदान से। इसमें छुपी होती हैं कुछ माओं की सिसकियां, कुछ वीरांगनाओं का सूना दामन, कुछ बच्चों के अविराम आंसू और अपने साथी के कभी न लौट पाने का गम। इस सदैव विजयी पल्टन ने भी इस कीमत को चुकाते हुए पूरे युद्ध में 4 अधिकारी, 2 जेसीओज और 17 अन्य रैंक को मातृभूमि के लिए समर्पित किया। इनकी शौर्य गाथा भारतीय सेना के इतिहास में अमर हो गई और इस बहादुर जाटों और राजपूतों की पलटन का अद्भुत साहस, अडिग निश्चय और देश तथा अपनी पलटन के नाम, नमक और निशान के लिए पूर्ण समर्पण अमर हो गया। मैं एक फौजी पिता होने की वजह से मुझे बड़ा एक तरह से खुशी भी है कि एक तो उनको गोली ऐसे लगी कि उनको पता भी नहीं लगा होगा कि कब गोली लगी। एक क्षण पहले वो जिंदा थे और दूसरे क्षण में वो जिंदा नहीं थे। लड़ाई के बाद जो जिंदा वापस आए वो अपनी कहानी खुद बता सकते थे, लेकिन जो जिंदा वापस नहीं आए उनकी कहानी उनके जो पीछे रह गए, जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया, उन्होंने बताया और वो ही उसका सामान लेकर भी हमारे पास आया। उसका बॉक्स आया, उसमें बहुत सी चीजें आई। एक तो उसका एक छोटा सा पर्स था, पर्स के अंदर 300 रुपए निकले, उसके अंदर उसमें 300 रुपए और दूसरा उस जैसे हम जानते हैं इमरजेंसी राशन मिलता है, उसकी पॉकेट में से छोटे छोटे 3-4 शक्करपारे निकले। तो हमने खोल के उसकी वो यूनिफॉर्म में से निकाले, फिर हम सब ने एक एक टुकड़ा वो खाया।
जब एक फौजी बॉर्डर पर होता है तो उसको हमेशा ये रहता है कि अरे नहीं, मेरी फैमिली क्या, मेरी फैमिली को तो मेरा देश भी मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसको गोली लगती है तो गोली तो उसके सिर में लगी, लेकिन उसके साथ ही आप सोच सकते हैं कि वो गोली एक माँ को हजारों किलोमीटर दूर जाकर उसके दिल में लगती है। विजयंत एक सोल्जर नहीं थे। मेरे नजरिए से विजयंत एक सेंट सोल्जर थे। After his sacrifice, the unit is still being with us, and I'm proud to be part of Ever Victorious family. I'm proud of my husband who sacrificed his life for the country. While I'm extremely proud of the feat my father achieved in the Kargil war and in the operations before that, I'm equally proud of what the unit has done as a whole. और लेटर में लिखा हुआ कि मैं वापस आऊं या नहीं आऊं, लेटर तो आपको वापस मिलेगा और घर पर सबका ध्यान रखना, लड़ाई शुरू हो गई है। भंवरलाल साहब ने मेरे को बोला कि मेरी डेड बॉडी तू लेके जाएगा। जैसे जैसे मेरा गांव नजदीक आया वैसे वैसे मैं गाड़ी वाला को बोल रहा कि धीरे चल। शिकरमा आने के बाद मैं बोला और धीरे चल, बोला क्योंकि हम वहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँचने वाले थे। मेरे दिल में यही रहा कि आप भगवान के घर जाएंगे कैसे। हमारे बच्चों को मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे इतना संघर्ष करा, इतने बुल्लो दिखाई, इतने हथगोले बजाए, 60-70 आदमी को मार के गिरा। बहुत गर्व है, इसके लिए हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। वो शहीद तो 28 जून को हुए थे और यहाँ पे जयसिंहपुरा के अंदर 3 जुलाई को आए थे। हम देख के उनको घबराए नहीं, मैं कि हम भी बहादुर बनेंगे। मकान बना, मकान बना, अदम्मा छोड़ के गई थी। बहादुरी के चर्चे सुनते हैं तो हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है, और हम जब भी उस चीज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के लिए अगर कुछ किया गया है तो वो आर्मी में रहते हुए जो किया जा सकता है। मुझे अपने हस्बैंड पे फ़ख्र है, अपनी दोनों बच्चों पे फ़ख्र है। एक्सपीरियंस उनको लेकर चलती रही, बढ़ती रही और आज अपने मुकाम पर पहुंच गई हूँ। तो बच्चे को तो इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा क्या नहीं, बस उधर से उधर दौड़ते रहते थे, बार बार पूछते थे कि क्या हो रहा क्या हो रहा। तब इनको मतलब दाह संस्कार के लिए लेकर गए, तब पता चला इन्हें कि हाँ ऐसा हो गया। तब इन्होंने पूछा मम्मी मेरे पापा जी को ऐसे अगली देती, ऐसे क्या हो गया। इन्हें फिर मतलब कुछ नहीं बता। बॉक्स देखा, बॉक्स आया, उसमें जब कवर निकला तो उसमें हमने देखा हमारे फादर की डेड बॉडी उसमें क्रीम से लगी हुई ताकि वो डिकम्पोज ना हो। पहली बार हमने तब महसूस किया कि हम अपने लांस नायक बच्चन सिंह जो हमारे पिता हैं उनको खो चुके हैं। तब से ही मेरे दिमाग में और दिल में ये बात बिल्कुल साफ थी कि मैं एक दिन अपने माता और पिता का सपना पूरा करूंगा, फौज में अफसर बनूंगा और अफसर बनकर 2 राजरख में ही कमीशन लूँ। सुनो, शायद मैं लौट के नहीं आऊंगा, और अगर आए भी तो केसरी रंग का कफन साथ लाऊंगा। पर देखो, तुम रोना मत, और मेरे ऊपर जो गर्व है तुम्हें उसको खोना मत। और सुनो, माँ से कहना कि अब वो दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार ना करे, और माँ होकर मुझे माँ भारती पर शहीद होने से इनकार ना करे। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तो, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तो, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तो। मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं ख्वाब कोई तेरे सिवा। यूं तो कितने ही उजालों ने पुकारा मुझको,
मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा। तू ही धारा है मेरी, मेरा किनारा है तू, है मेरी जान, मुझे जान से प्यारा है तू। है मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान, मुझे जान से प्यारा है तू। है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान, मुझे जान से प्यारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, है मेरी जान, मुझे जान से प्यारा है तू।